हाय एवरीवन, इज शिवानी। आई एम थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो जो क्वेश्चन आप सब लोगों से पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो कि क्या मैं अब स्टार्ट करूं तो क्या मेरा नेट का एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो। आप खुद से पूछोगे तभी आपको इस चीज का आंसर मिलेगा। और आप खुद से ये भी पूछना कि आप सितंबर तक अब तक आपने कितना पढ़ा है। देखो, 2 दिन पहले मैंने ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं आज 5 बजे उठी हूँ, और उसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली थी। देखो, मैं पिछले ना 4 महीने से कॉलेज में एक गाड़ी लेके आई हुई हूँ। जो स्टार्टिंग के 10 दिन में मैंने चलानी सीखी थी ना, मुझे फिलहाल भी उतनी आती है। 2 दिन पहले मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुझे 4 महीने हो गए गाड़ी लेके आए, तुझे अभी तक भी चलानी नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि बात तो सही कह रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं सीख रही हूँ। मतलब मैं सोच ही नहीं रही थी कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। मैं 4 महीने से लाई हुई हूँ, अब तक मुझे आ जानी चाहिए थी। ये सारी चीज मैंने सोची नहीं अभी तक। मुझे ना इतना गुस्सा आया, मेरी खोपड़ी घूम गई कि मैं सुबह 5 बजे उठ के अकेले निकल गई गाड़ी सीखने के लिए। तो देखो, मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी पूछो कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, ताकि आपको बुरा लगे। और किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत है ना, यहाँ बुरे लगने से ही होती है। तो खुद से पूछो, अपने आप को एनालाइज करो कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है। अदरवाइज है ना, डेली सुबह होगी, आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करोगे, थोड़ा पढ़ोगे, और धीरे धीरे ऐसे करके सारे महीने आपके निकल जाएंगे। तो एक बार आप बैठ के सोचने लगोगे कि मैं 8 महीने को अपना कैसे कैसे प्लान करूं, क्या क्या चीज मैं कर चुका, कैसे करनी है, तभी आप नीट क्रैक कर सकते हो। तो एक बार खुद से पूछो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट आप 8 महीने ऐसे ही नहीं रह सकते, उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग भाई होना चाहिए। तो खुद से पूछ के देखो कि मुझे एग्जाम क्यों क्रैक करना है। देखो, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग भाई होगा ना, तो आपको खुद से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अपने घर वालों से अपनी पढ़ाई की झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग भाई हुआ तो आपकी अलार्म से पहले आंख खुल जाएगी। और जो आप सोचते हो ना कि हाँ 3 घंटे पढ़ के मैं 1 घंटे का रेस्ट करूंगा, तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग भाई है तो आप उस 1 घंटे में भी, तो मैं उस रेस्ट वाले घंटे में भी कैसे प्रोडक्टिव रह सकता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग भाई होना बहुत जरूरी है। मेरा बताती हूँ आपको। मैं जब बीएससी कर रही थी ना, तो मुझे एक टीचर ने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी थी नीट को लेके, कि तेरा नीट कभी नहीं क्रैक होने वाला, कुछ ऐसा करके बोल दिया था उन्होंने मुझे। तो ये बात मुझे इतनी खतरनाक दिल पे लगी थी, मैं बहुत ज्यादा रोई थी पहले तो। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब ये मेरी लास्ट क्लास है बीएससी की, मुझे बीएससी में दोबारा जाना ही नहीं है। मुझे ये टीचर्स, ये बच्चे, मुझे किसी की शक्ल ही नहीं देखनी है। मैंने ये सोच लिया था। और दूसरा, मैंने सोचा था कि जो मेरे रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग बेचारी शिवानी बेचारी शिवानी कर रहे हैं, तो मुझे अपने नाम के आगे से टैग हटाना है। तो मेरे पास ये 2 स्ट्रॉन्ग चीजें थी कि बहुत हो चुका है। जो भी मेरी फिलहाल सिचुएशन है ना, मैं जैसी भी हूँ, इससे सिर्फ मैं तभी निकल सकती हूँ अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे पास तो ये रीजन थे वाई के, जिसकी वजह से मैं अलार्म से पहले उठ जाती थी। और एक और चीज की, मैंने अपनी तैयारी है ना 2.5 महीने में की थी, मतलब लास्ट के 2.5 महीने में स्टार्ट की थी, और तब जाके मेरा सिलेक्शन हो गया था। और जिन बच्चों को डाउट है कि मेरा नाम शिवानी दुशाद है, तो दुशाद पता नहीं कौन सी कास्ट बता रहे हो आप लोग, मैं यादव हूँ। आई एम शिवानी यादव। दुशाद मेरा गोत्र है, मैंने इसलिए चैनल बनाया ना, उस टाइम ये लगा दिया था। और यादव तो आपको पता है ओबीसी के अंदर आता है। तो जो बच्चे कमेंट्स में मुझे लिखते हैं कि आपका रिजर्वेशन से हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यादव हूँ। तो जनरल और ओबीसी में कुछ खास फर्क तो है नहीं, आपको पता होगा। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा, अगर मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। 8 महीने मोर देन इनफ है आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए। तो अब सब्जेक्ट वाइज अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायो में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, वर्ड टू वर्ड लेनी है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 10 से ज्यादा बार लेनी है। साथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं, एनसीईआरटी के टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं है कि हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे। देखो, एग्जाम का पैटर्न है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको टेस्ट देना है। तो इन चीजों के लिए, मतलब बायोलॉजी के लिए मैं आपको एक बुक बताती हूँ। मैं हमेशा आपको यही बुक बताती हूँ। फिलहाल इसका अपडेटेड वर्जन आ रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ उनको। तो ये बुक है आपकी दिशा पब्लिकेशन से, नए सिलेबस पे बेस्ड है और 100% बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर। तो इस बुक में सारे चैप्टर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा ट्रेंड एनालिसिस, साथ में एनसीईआरटी 1 लाइनर फॉर्मेट जो कि नोट्स हैं इसके, साथ में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और सेकंड पार्ट में आपको मिलता है एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, साथ में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, पास्ट ईयर, मैचिंग स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, फिर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, 4 और 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, और साथ में स्किल इनहांस से एमसीक्यूज भी मिलेंगे। और सारे चैप्टर्स में आपको मिलेंगे टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स 1 लाइनर फॉर्मेट में। तो इस बुक में ओवरऑल जो है 4200 प्लस एमसीक्यूज हैं। और इस बुक के लास्ट में आपको 3 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे एज पर लेटेस्ट नीट 2024 पैटर्न। तो इन बुक्स का कॉम्बो भी आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, चेक करो। देखो, अभी ना कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे कोचिंग में फिलहाल ये चैप्टर चल रहा है, हमें लग नहीं रहा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। देखो, आपको सब बना बनाया चाहिए ना, आपका बस चले तो आप एग्जाम में अपने टीचर को भेज दो। तो मैं आपको ये चीज कहूंगी कि आपको खुद से अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। देखो, आपका एग्जाम होगा, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, टीचर का कोई लेना देना नहीं है।
आपके निकलते ही 10 दिन के अंदर नया बैच आ जाएगा, उन्हें नए बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। बहुत सारी कोचिंग ऐसे होती है जहाँ पे नीट का एग्जाम आने तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो आप टीचर के भरोसे रहने लग गए तो आपकी बन गई बात। फिर तो जिस टाइम मैं कोचिंग करती थी ना, तो मेरे टीचर ने कभी नहीं बताया कि बायो में एनसीईआरटी पढ़नी होती है। मेरे पास पूरी 1 साल तक अपनी बायो की एनसीईआरटी थी तक नहीं। आपको अपनी सारी चीज खुद से देखनी, तो टीचर पे डिपेंड नहीं होना होता पूरा आपको। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। देखो फिजिकल में आपको एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर और जरूर लेनी है, ठीक है। और इन दोनों में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से लेनी है, मतलब कम से कम 5-6 बार तो लेनी है। अब सबकी कॉमन चीजें बताऊं कि आपको चैप्टर्स के बीच में ना इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सोल्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वो सबके करने हैं, मस्ट करने हैं। पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी एक बार जरूर देख लेना। साथ में सबके आपको पीवाईक्यूज करने हैं। मेरा मानो तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको लेके चलने चाहिए। साथ में आपको अपनी एक नोटबुक बनानी है केमिस्ट्री के लिए, अलग से सेपरेट नोटबुक बनाओ, जिसमें आप फिजिकल के सारे फॉर्मूलाज को नोट करोगे। इनऑर्गेनिक में जितनी भी एक्सेप्शंस आपको मिलेंगी वो सारी आप नोट करोगे, और ऑर्गेनिक में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी चीजें आप उसमें नोट करो, ताकि एग्जाम में जाने से पहले मोटा मोटा आप अपना देख के चले जाओ। साथ में आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हैबिट बना लो कि हर चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन तो मुझे करने हैं, और दिन में हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। अब ना कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम तो 0 पे स्टैंड कर रहे हैं, अब स्टार्ट करेंगे तो होगा या नहीं होगा। मैं कहूंगी कि आपने 11th-12th नहीं की है, या फिर आप 11th-12th में पास नहीं हुए हो, क्योंकि नीट में तो वही सिलेबस आने वाला है। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप लोग 0 पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 0 पे तो आप बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर रहे हो। मैं भी हमेशा कहती हूँ कि मैंने 2.5 महीने में अपनी तैयारी की थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं 0 पे स्टैंड कर रही थी। ये हो जाता है कि हम कुछ ब्रेक दे देते हैं, जैसे मैंने 10 महीने का ब्रेक दे दिया था, तो 10 महीने में मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं चीजें भूल गई थी, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकती कि मैं 0 पे स्टैंड कर रही थी। तो आप लोग भी ये कभी मत कहो कि आप लोग 0 पे स्टैंड कर रहे हो। अब आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। अगर कोई इंटरव्यू देखा है आपने टॉपर बच्चे का और वो कह रहा है कि एनसीईआरटी पढ़नी है, तो पहले हम अपना सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। तो पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, पहले अपना पूरा सिलेबस अच्छे से करो। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया, फिर पढ़ लेना कि टाइम बचता है तो एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर वाइज वही सेम चीज है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50 से 100 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। फॉर्मूला की नोटबुक जो बनानी है वो मस्ट बनानी है, ताकि आप जाने से पहले सारे फॉर्मूला देख के जा सको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन क्वेश्चन जो कमेंट्स में भरा रहता है कि फिजिक्स से क्वेश्चन देख के डर लगता है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि आप सोल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने क्वेश्चन हल्का सा पढ़ा और आपने अपना सोल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिया। देखो ऐसे करोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, आप सीखते ही कहाँ हो फिर उसमें। तो आपको हमेशा कैसे करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से डिजिट्स लिखो सारी कि हाँ क्या निकालना है, कितने उसके फॉर्मूले होते हैं, वो सारी चीजें लिख के खुद से कोशिश करो। और जब खुद से नहीं हो रहा ना, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाओ, और फिर आपको एनालाइज करना है कि मैंने कहाँ गलती कर दी थी कि मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो ऐसे करके अगर अप्रोच रखोगे तो धीरे धीरे जो सोल्ड वाली चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उससे फायदा आपको होने लगेगा। धीरे धीरे फिर आप अनसोल्व क्वेश्चन में अच्छे से करने लगोगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो क्वेश्चन में जितनी भी डिजिट्स हैं सारी लिख लो, उसके बाद जो पूछा है वो लिख लो। जैसे फोर्स पूछा है तो फोर्स लिख लिया। अब देखो कि इसको निकालने के फॉर्मूला कितने होते हैं, वो सारे फॉर्मूला सीक्वेंस में नोट कर लो। बस जो डिजिट्स दे रखी हैं देख लो वो कहाँ पे जाके फिक्स हो रही है। और एक आधी चीज नहीं भी दे रखी तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ के कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे करके हमेशा अपने क्वेश्चन को अप्रोच किया करो। और लास्ट में आके आपको सिर्फ अपना रिविजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। एटलीस्ट 30+ मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। अब एक और चीज बच्चे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं मॉक टेस्ट को लेकर, उनको लगता है कि 30 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। देखो मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, जो आपकी खोपड़ी में जो आप ये अब 7-8 महीने भरोगे वो चेक करने के लिए, उस नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया। लेकिन अगर खोपड़ी में ही कुछ नहीं है तो फिर आप चेक क्या करोगे। तो कभी भी ये गलती मत करना कि आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है और आपने पर ये बात बहुत स्ट्रिक्टली ले ली कि आपको 30 मॉक टेस्ट करने तो फिर क्या फायदा। इससे अच्छा तो आप जो महीना 30 मॉक टेस्ट देने में वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आएगा वैसे भी, उससे अच्छा आप वहां पे रिवीजन करो ताकि आपके कुछ तो मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो जिस बच्चे को ढंग से सब कुछ पढ़ लिया ना, उन बच्चों को अच्छे से मॉक टेस्ट देने हैं। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत कमी रह जाए ना, तो वो अपना बैलेंस वे में लेके चलना कि मुझे रिवीजन भी पूरा टाइम देना है और मुझे मॉक टेस्ट में भी टाइम देना है। और अब वीडियो के लास्ट में आके मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी एज आपकी बड़ी बहन, कि हमें ना एक वीडियो देखते हैं कि 8 महीने में नीट क्रैक कैसे होगा। अब वीडियो देख के हमें पता लगता है कि 8 महीने बहुत कम है, लेकिन हम लोग प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं कि चलो 3 महीने हम ये कर लेंगे, फिर पहला रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट। हम मतलब घुसाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि 8 महीने में मुश्किल होती है तैयारी करने में, लेकिन फिर भी हम घुसाने की कोशिश करेंगे कि हाँ चलो हम ऐसे ऐसे चीजों को एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक गॉड आपने मेरी आंखें खोल दी एटलीस्ट 8 महीने पहले।
फिर हम थोड़े दिन पढ़ेंगे और फिर हम कोई वीडियो देखेंगे कि 7 महीने में नीट क्रैक कैसे करना है। तो भगवान जो आपकी आंखें खोल रहे हैं ना, ये कुछ दिन ही खुली रहती है पढ़ाई के लिए, उसके बाद ये आंखें सिर्फ आपकी स्क्रॉलिंग के लिए खुली रहती हैं। तो ये साइकिल है ना आपकी रिपीट होती रहेगी। तो यार ये साइकिल रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप कहीं के नहीं रहने वाले। जब नीट का एग्जाम देके निकलोगे ना, तब यही सोचोगे कि बीएससी करूं, क्या करूं, सबसे कम मेहनत कहाँ करनी है, वहां जाके सेटल हो जाऊं। तो यही चीजें सोचते रहोगे, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। और कहीं भी जाओगे वहां पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। कहीं भी जाओ जिंदगी में आपको एक बार तो अपना 101% देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही भटकते रहोगे इधर उधर। तो लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट्स में मुझे अपना वो स्ट्रॉन्ग वाई बता के जाओ कि आपको नीट क्रैक क्यों करना है। और ये ऐसे ही मत लिखना, अपने दिल से लिखना, एक बार सोच के फिर लिखो। और साथ में प्रॉमिस भी करो कि मैं अपने इस वाई के लिए बहुत अच्छे से अपना 101% देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।